तो रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर अपने पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास पूछी जाती है। छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर मैं हेल्थ वाला शब्द उठा रहा हूं, तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब जो है, WHO ने हेल्थ के बारे में क्या बताया कि हेल्थ क्या है? टोटल वेलबींग। टोटल क्या होना चाहिए? वेलबींग होना चाहिए सारे एक्सपेक्ट से, ठीक है ना। टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। वो सारे के सारे एक्सपेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं कि भाई वो वेलबींग क्या होना चाहिए? मेंटली वेलबींग होना चाहिए, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, ठीक है ना, फिजिकली, इमोशनली, है ना, सोशली, बिहेवियरली, है ना, बिहेवियरली, ठीक है, और सोशली, मतलब सारी चीजों से क्या होना चाहिए? वो फिट होना चाहिए। उसका मेंटल हेल्थ क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पागल पुगल अगर हो जाए, कोई कहीं की बातें कहीं करने लग जाए, तो वो इसका मतलब वो हेल्थी है? नहीं, उसको हम हेल्थी नहीं बोलेंगे। उसको बोलेंगे कि भाई ये मेंटली क्या है? डिस्टर्ब है, इसके मेंटल प्रॉब्लम है इसको, ठीक है, इसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उसको भी हम हेल्थी पर्सन नहीं बोल सकते। फिजिकली अगर क्या होगा, कोई किसी में डिसेबिलिटी हो, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, ठीक है ना, तो उसको भी हम क्या नहीं बोलेंगे? हेल्थी पर्सन नहीं बोलेंगे। इमोशनली कोई हो, बात बात में क्या हो जाता हो, किसी ने थोड़ा डांट लिया तो रोने लग गया, ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो ज्यादा ही गहराई में सोचने लग गया, है ना, ज्यादा ही स्ट्रेस लेने लग गया, तो हम क्या बोलेंगे फिर? यार इसका जो है तबीयत ठीक नहीं है, फिर इमोशनली क्या है? ये सही नहीं है, इमोशनली वीक है, तो उसको भी क्या करना पड़ता है? फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट वगैरह देनी पड़ती है इसको, है ना। तो उसको भी हम क्या नहीं बोल सकते? ऐसे पर्सन को भी हम क्या नहीं बोल सकते? हेल्थी पर्सन नहीं बोल सकते। बिहेवियरली, यानी कि अगर किसी का बिहेवियर किसी के साथ सही नहीं है, या फिर सब लोगों के साथ अगर बिहेवियर सही नहीं है, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? भाई ये तो यार बीमार है, ठीक है ना। कोई भी मान लीजिए कैसा भी बिहेवियर किसी के साथ कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज पे, उस बिहेवियर के तौर पे हम उसकी क्या कर सकते हैं? उसके हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। जो अच्छा बिहेवियर कर रहा है हम बोलेंगे उसको वो हेल्थी पर्सन है, बिहेवियर उसका सही है, ठीक है। ऐसे सोशली का मतलब है कि सामाजिक तौर पे वो लोगों के साथ किस तरह से अपने समाज के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, किस तरह से समाज के तौर पे वो सोच रहा है, किस तरह से सामाजिक तौर पे वो लोगों के साथ रहता है। तो अगर इन सब चीजों से क्या हो, सब चीजें सही हो, तभी क्या बोलेंगे? उसको हेल्थ बोलेंगे। और ये डेफिनेशन किसकी है? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हेल्थ पीपल हम क्या कहेंगे? फिर हेल्थी पर्सन हम किसे कहेंगे? जिसमें ये सारी चीजें लगभग सही, ठीक है। ये सारी चीजें अगर फिजिकली, ये मेंटली, बिहेवियरली, इमोशनली, सोशली सारी की सारी चीजें क्या हो? वेलबींग यानी अच्छी हो, तो उसी को हम हेल्थ बोलेंगे। लेकिन इस हेल्थ के आगे अगर मैं रिप्रोडक्टिव लगा रहा हूं, मान लीजिए इस हेल्थ के आगे मैं क्या लगा रहा हूं? रिप्रोडक्टिव, और फिर लिख रहा हूं हेल्थ, ठीक है। अब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब भी क्या है कि सारे के सारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए, उस पर्सन में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई दिक्कतें ना हो, कोई खराबी ना हो, कोई गुप्त रोग ना हो, जैसे है ना, बहुत सारे जैसे गुप्त रोग होते हैं तो बताते भी नहीं है, लेकिन कोई गुप्त रोग ना हो, वो क्या हो? सारी की सारी चीजें सही हो उसमें, है ना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्थी होना ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, यानी रिप्रोड्यूस कर सके, वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई बात समझ में? तो यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगा? वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो? वेलबींग हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे, या फिर हेल्थ रिप्रोडक्टिवली वो क्या होगा? हेल्थ होगा, ठीक है ना। और वो क्या कर पा रहे हैं?
कैन रिप्रोड्यूस इजिली, रिप्रोड्यूस इजिली, ठीक है ना, वो इजिली क्या कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब यहां पर हम हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम शुरू में यहां पर देखने को मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स यहां पर आए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पहले से जो प्रॉब्लम चली आ रही है, सबसे पहले कि लोगों को जानकारी नहीं है, लिटिल नॉलेज है या फिर कम जानकारी है या फिर जानकारी नहीं है किसके बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, अपनी साफ सफाई के बारे में। जैसे तुम देखते होंगे जैसे सड़कों पे मजदूर काम करते हैं या फिर जो भी जो विलेज एरिया की तरफ चलते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि लोग पर्सनल हाइजीन को इतना ज्यादा मेंशन नहीं करते हैं, है ना। या फिर देखते होंगे जैसे सड़क के किनारे वगैरह वहां पर भी क्या है, जो बाहर जो लोग रहते हैं या फिर विलेज एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो उन जगहों पे क्या है, लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में, अपनी साफ सफाई के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की साफ सफाई के बारे में भी उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आगे क्या हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, जैसे STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी वहां पर होने की चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर लिटिल नॉलेज, ठीक है ना, यहां पर लिटिल नॉलेज हम कर सकते हैं, लिटिल नॉलेज, नॉलेज अबाउट, लिटिल नॉलेज अबाउट किस किस के बारे में, हाँ, कम नॉलेज हो सकता है किसके बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के बारे में, अपनी साफ सफाई के बारे में। दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हाइजीन के बारे में, यानी कि हाइजीन ऑफ, हाँ, हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है ना, उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, इन चीजों की वजह से क्या होते हैं, STD हो सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं, यानी कि STD के बारे में भी लोगों को पता नहीं है। STD का पूरा नाम क्या होता है, सेक्सुअल, हाँ, ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यहां पर इस तरह से, तो लोगों को ये चीजें हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि अगर लोगों को इसके बारे में प्रॉपरली जानकारी नहीं है, यानी पर्सनल हाइजीन के बारे में, हाइजीन रिप्रोडक्टिव, है ना, हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके बारे में अगर लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर STD के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोगों को आगे दिक्कतें वहां पर हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण ये था, लिटिल नॉलेज अबाउट ये चीजों के बारे में, ठीक है। दूसरा कारण जो यहां पर है, अर्लियर मैरिज, अर्लियर मैरिज, ठीक है। अर्लियर मैरिज का मतलब समझते हो, जिसको हम बोलते थे पहले बाल विवाह, ठीक है, क्या बोलते थे इसको, बाल विवाह। तो उस वजह से क्या हो रहा है, अर्लियर मैरिज की वजह से यहां पर क्या क्या घटनाएं होने को देखने को मिलती हैं, यानी कि मैटरनल मॉर्टिलिटी क्या हो जाता था, मैटरनल मॉर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी रेट क्या हो जाता था, इंक्रीज, और दूसरा इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, ये दोनों चीजें क्या हो जा रही हैं, बढ़ जाती थी। अर्लियर मैरिज मतलब बाल विवाह, यानी कि पहले के जमाने में क्या कर दिया जाता था कि छोटे में ही बच्चों का शादी कर दिया जाता था। मान लीजिए अगर लड़की क्या है 12-13 साल की और उसकी शादी कर दी, ठीक है, तो 12-13 साल की लड़की है, अगर उसकी शादी कर रहे हो या 13-14 साल की लड़की की शादी कर रहे हो, तो उसी टाइम पर तो वो क्या आई, वो लड़की एडोलेसेंस एज में आई, 12-13 साल में या 13-14 साल में वो एडोलेसेंस एज में आई। एडोलेसेंस एज में आते ही एकदम से जो यूट्रस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एकदम से इतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि वो 12-13 साल की लड़की की अगर शादी होती है
और उसके बाद शादी होने पर वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो यूट्रस है वो अच्छा खासा डेवलप नहीं होगा या फिर कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा यूट्रस का। जब कंप्लीट डेवलपमेंट यूट्रस का नहीं होगा तो क्या वहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो क्या वो फर्टिलाइजेशन अच्छी फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी अच्छी प्रेगनेंसी हो पाएगी? बहुत कम चांसेस है वहां पर अच्छी प्रेगनेंसी होने के। ठीक है, या तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज हो जाएगी या फिर अगर प्रेगनेंसी मेंटेन भी रहती है और आगे बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो वो इन्फेंट भी क्या हो सकता है, मरा हुआ हो, कमजोर हो या फिर डिसेबिलिटी उसके अंदर हो। क्यों? क्योंकि यूट्रस डेवलपमेंट उस फीमेल के अंदर अच्छे से नहीं हुआ है। यूट्रस की डेवलपमेंट होने के लिए कम से कम 4, 5, 6 साल लग जाते हैं। अगर 10-12 साल में क्या आ रहा है, एडोलेसेंस एज में आ रहा है, तो 4-5 साल क्या लग जाता है, यूट्रस डेवलपमेंट में लग जाता है, यानी कि 17-18 साल। ठीक है, यानी 17-18 साल तक क्या होता है, यूट्रस कंप्लीट डेवलप होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप होते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं। ठीक है ना, तो उनको डेवलप होने के लिए क्या चाहिए होता है, थोड़ा समय चाहिए होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूट्रस को डेवलपमेंट होने के लिए। तो ठीक है, तो इस वजह से इस बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो लोग क्या कर देते थे, पहले ही शादी कर देते थे। उस वजह से क्या होता था, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता था। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब, मैटरनल मतलब माँ, ठीक है, मदर मोर्टिलिटी मतलब मरना, डेथ, ठीक है, और रेट यानी कि मदर का जो डेथ रेट है वो क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट होगी लेडी, तो प्रेग्नेंट लेडी ही मर गई, यही बात समझ में, क्योंकि उसका यूट्रस या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हुए, तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। ठीक, प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाए या फिर पार्चुरेशन के दौरान डेथ हो जाए। जब वो पार्चुरेशन हो रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है ना, तो उस दौरान हो सके वो उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, उसकी माँ की डेथ हो जाए, ठीक है ना, उस लेडी की डेथ हो सकती है, फीमेल की डेथ हो सकती है। ठीक, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए, आई बात समझ में, तो उसका डेथ रेट बढ़ जाता था। अगर चलो माँ किसी न किसी तरह से डॉक्टर ने बचा दिया, फिर क्या हो सकता है, दिक्कत कहाँ आ सकती है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु जो उस टाइम जन्म रहा है। ठीक है, वो जो न्यू बॉर्न बेबी जो जन्म रहा है उस टाइम पे जो शिशु है, उसकी मोर्टिलिटी रेट यानी उसका डेथ रेट बढ़ जाता था, है ना। पहले के टाइम पे ये देखे जाते थे कि भाई वो बच्चे, मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, या पैदा करते समय उसकी माँ मर गई, आई बात समझ में। तो उसके पीछे कारण यही था कि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। ये बच्चा मर गया तो बच्चा मर गया, बच्चे कमजोर पैदा हो गए, डिसेबिलिटी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी लोगों के बीच में गलत धारणाएं भी थी कि भाई ये मरा हुआ बच्चा पैदा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये भाई डिसेबल बच्चे पैदा क्यों हो रहे हैं। लोगों को एक्चुअल नॉलेज के बारे में पता नहीं था कि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होने चाहिए, पहले डेवलप होने चाहिए। आई बात समझ में। तो ये दो कारण। तीसरा कारण अपने पास क्या है प्रॉब्लम्स का, यहां पर तीसरा कारण अपने पास है लेक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है ना, यानी कि लेक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस किसके बारे में, अवेयरनेस अबाउट, ठीक है, अबाउट पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में बात सकते हैं। लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से क्या हो जाता था, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाता है ना। पॉपुलेशन साइज क्या हो गया, पॉपुलेशन साइज इसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो लोग क्या होते थे, करते रहते, तो इस वजह से करने पर क्या हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना। वो कि भाई हम दो और हमारे 10-12 वाली बातें हो रही थी, है ना। और अभी भी अगर आज भी देखा जाए तो आज भी ऐसी सिचुएशन है जो आज भी समझने को तैयार नहीं है, या फिर आज भी समझने को तैयार नहीं है, या फिर आज भी समझ नहीं है उनके अंदर, तो वो लगे पड़े रहते हैं। ठीक है, लगे पड़े रहते हैं, पॉपुलेशन से उनको कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, कि क्या बोलते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, करा तो कि ऊपर वाला रहे और ऊपर वाले का नाम ही बदनाम करते रहते हैं, है ना, कि ये हमारे हाथ में नहीं है। हाथ में किसके नहीं है, अगर एक बात देखी जाए, अगर मुझे जितने बच्चे चाहिए तो मेरे हाथ में तो होगा, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम किसी को और को बोलें कि हमारे हाथ में नहीं है और लगे रहो भाई, है ना, मशीन की तरह इस तरह से लगे रहे। तो उन लोगों के अंदर क्या है, ये तो दिमाग की कमी है,
ठीक, ये तो समझने के लिए तैयार नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। या मैंने बताया ना यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब का मतलब है, मैंने क्या बताया कि मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको हम हेल्थी पर्सन नहीं बोलेंगे भाई। जिसका दिमाग खराब है, जो आगे के बारे में नहीं सोच रहा है, यानी कि हमें तो पता है कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है भाई, खाने वाली चीज एक है और तुम 10 पैदा कर दोगे तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, भूखमरी वाली कंडीशंस आ जाएगी, ठीक है, और फिर आपस में काटने मरने लग जाएंगे इस एक चीज के लिए। आई बात समझ में? तो उन लोगों के बीच में ये तो नॉलेज की कमी है, ये नॉलेज की, अगर नॉलेज भी दे रहे हैं समझने को तैयार नहीं, इसका मतलब दिमाग खराब है। आई बात समझ में? तो ये पॉपुलेशन साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, काफी सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो ये भी ये भी एक नई प्रॉब्लम अपने पास आई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास जो है, लोग बिलीव करते हैं किस पे, मिथ और मिसकंसेप्शंस पे, है ना, कि गलत धारणाओं पे लोग बिलीव करते हैं, या फिर पुरानी जो धारणाएं चली आ रही हैं उन पे लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, यानी कि बिलीव और मिथ एंड मिसकंसेप्शंस, ठीक है, किस पे बिलीव कर रहे हैं, मिथ एंड मिसकंसेप्शंस, बिलीव ऑन मिथ एंड मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन, ठीक है, पुरानी धारणाओं पे या गलत धारणाओं पे, ठीक है। मिथ मतलब अंधविश्वास, मिथ का मतलब होता है अंधविश्वास में लोग पड़े हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, या फिर मिसकंसेप्शन में गलत धारणाओं में, है ना, जो गलत धारणाएं हैं उनमें लोग पड़े हुए, गलत धारणा, ठीक है ना, या फिर पुरानी धारणाएं जो चल रही हैं, पुराने जो कंसेप्ट चल रहे हैं उन पे लोग क्या हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं उन चीजों से, ठीक है, अंधविश्वास से लोग भ्रमित हो रहे हैं। आई बात समझ में? बोला अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो भाई ऐसा करो कि कौवे को मार दो, बच्चा होगा, या फिर कुत्ते को, है ना, ये लाल कुत्ते को पकड़ के लाओ, है ना, या फिर सफेद कुत्ते को पकड़ के लाओ। चलो लाल कुत्ता सफेद कुत्ता तो मिल भी जाएगा, कोई कोई बोलता है कि भाई हरा कुत्ता पकड़ के लाओ, तो हरा कुत्ता कहां मिलेगा, है ना। तो इन चीजों पे, या फिर क्या कर रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारी चीजें कि जो है बच्चे पाने के लिए लोग क्या कर देते हैं, बलि दे देते हैं, किसी जानवर की बलि, है ना, तो बलि दे रहे हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए कि हमारा बच्चा हो जाए। तो इन चीजों से बच्चा होगा, अगर मान लीजिए फिजिकली क्या होगा, डिसेबिलिटी होगी, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, मेडिकल डिसेबिलिटी होगी, तो क्या किसी की हत्या करने से या फिर किसी की बलि देने से बच्चा होगा, नहीं, है ना। तो ये चीजें लोगों पे क्या था, मिथ और मिसकंसेप्शन पे लोग जी रहे हैं, है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स अपने सामने आई हैं, ठीक है, जिसके बारे में फिर भारत सरकार ने क्या करा, इसका निवारण करा, या फिर इसके बारे में सोचा कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करें, या फिर इन सारी प्रॉब्लम से हम कैसे निपटें, ठीक है ना। इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करा गया, कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई गई सरकार के द्वारा। उन स्ट्रेटजीज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज वहां पर अपनाई गई हैं, उन स्ट्रेटजीज के बारे में देख लेते हैं। यहां पर अपने पास क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पॉपुलेशंस, ठीक है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स। तो जिसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले, यहां पर अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं, द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीजें सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही होने चाहिए, ठीक है, मेंटली सही होना चाहिए, आई बात समझ में, है ना, फिजिकली सही होने चाहिए, मेंटली सही होने चाहिए, बिहेवियरली सही होना चाहिए। वो सारी चीजें जिस पर्सन की सही होंगी वही रिप्रोड्यूस करेगा, आई बात समझ में। तो ये चीजें हमने याद रखना है। फिर इस डाटा को भी हमने यहां पर याद रखना है। सबसे पहले, इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत सबसे पहला देश है वर्ल्ड का जिसने क्या चलाया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया, ठीक है ना। कि इस तरह से हम बात करें, इनिशिएट द एक्शंस प्लान एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल, है ना। उसी ने बोला कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ
होनी चाहिए। ठीक है, भारत सबसे पहला ये कंट्री है। ठीक है, भारत ही वो सबसे पहला देश है जिसने फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करी। ठीक है, फैमिली प्रोग्राम जिसने चलाया है कि भाई इस तरह से स्लोगन दिए हैं कि भाई हम दो, हमारे दो या फिर हमारे एक। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई हम दो हमारे 50, ऐसे नहीं, या फिर हमारे 10, पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर रहे हैं, है ना, तो ऐसी चीजें नहीं। ठीक है, तो ये चीज भारत ने सबसे पहले चलाई। और कब चलाई इस बात को भी याद रखने ना, 1951 में, 1951 में भारत ने क्या करा, फैमिली प्लानिंग या फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया। सबसे पहले वर्ल्ड में किसने, इंडिया ने, भारत ने। वो कब, 1951, 1951 पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है ना, ठीक है, क्या बोला कि क्या होना चाहिए भाई, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर, नेक्स्ट इंप्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग, ठीक है, वाइडर रिप्रोडक्शंस रिलेटेड एरियाज एट द करेंटली इन द ऑपरेशंस अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम भी भारत सरकार ने ही चलाया सबसे पहले, RCH प्रोग्राम। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हम दो, हमारे दो या फिर हमारा एक, अगर ऐसी वाली बात है तो जो हमारे दो पैदा हो रहे हैं वो फिर क्या होने चाहिए, सही भी रहने चाहिए ना भाई, वो अच्छे रहने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, कम बच्चे पैदा करके 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो दोनों ही क्या हो गए, किसी कोई डिजीज की वजह से मर गया या फिर किसी घटना की वजह से मर गया, है ना, इस तरह से ना हो। तो उस वजह से क्या चलाया गया, भारत सरकार ने क्या चलाया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी चाइल्ड हेल्थ केयर वाला प्रोग्राम भी चलाया गया कि यार बचपन में ही किसी का बच्चा ना मर जाए। आई बात समझ में। तो उसके लिए क्या चलाया गया, चाइल्ड की हेल्थ केयर, हेल्थ के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में प्रोग्राम चलाया गया। आई बात समझ में। किस तरह से कि अब पोलियो भारत सरकार ने शुरू करा, पोलियो ड्रॉप। ठीक है, पहले पोलियो ड्रॉप नहीं चलती थी, फिर पोलियो ड्रॉप भारत सरकार ने चलवाया। ठीक, उसके बाद क्या करवाया, टीकाकरण भारत सरकार ने करवाया कि यार अगर हम 2 बच्चे, किसी के बोल रहे हैं कि 2 बच्चे अगर पैदा करें, ठीक है, मान लीजिए दोनों बच्चे मर गए तो फिर क्या रह जाएगा, है ना। तो वो क्या है, फिर पोलियो प्रोग्राम, पोलियो पिलाने वाला प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया। ऐसे ही क्या है, टीकाकरण भारत सरकार ने चलाया कि बच्चे क्या रहे, सुरक्षित रहे। पहले बहुत सारी डिजीज की वजह से बच्चे मर जाते थे, छोटी छोटी बीमारियों के बच्चे से मर जाते थे, अब वो डिजीज देखने को नहीं मिलती, है ना। तो उस चीज के लिए भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये भी RCH प्रोग्राम हो गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, ये भारत सरकार ने ही चलाए। ठीक है, नेक्स्ट भारत सरकार ने क्या करा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट various reproductions related to aspect and providing facilities and the supports for the building of the reproductive health society are the major task under the program। यानी कि लोगों के बीच में क्या करवाया गया, अवेयरनेस फैलाई गई कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, चीज है। ठीक है, रिप्रोडक्शंस यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को साफ सफाई से रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन के बारे में ये क्या चलाया गया, प्रोग्राम चलाया गया, स्लोगन भारत सरकार के द्वारा चलाए गए। ठीक है ना। कैसे प्रोग्राम चलाए गए, हो सकता है पहले के टाइम पे क्या होता था, रेडियो ज्यादा सुनते थे तो रेडियो के द्वारा चला दिया, है ना, ऑडियो वगैरह रेडियो के द्वारा चला दिया। ठीक है, टैप रिकॉर्डर के द्वारा चला दिया, विजुअलाइजेशन के द्वारा यानी कि टीवी वगैरह में ये प्रोग्राम चला दिया, है ना। पर इस चीज के लिए अभी तक कोई पर्टिकुलर कानून बना ही नहीं है। जिस दिन कानून बन जाएगा उस दिन जनसंख्या अपने आप नियंत्रण हो जाएगी। ठीक है, लोग मान ही नहीं रहे, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। उनको बस अपनी प्रजाति फैलानी है ना, वो चाहिए बस हम चाहिए और हमारे अलावा कोई और उनको चाहिए नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है भारत सरकार इतने जो है स्टेप्स अगर ले रही है तो उस चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑडियो के द्वारा चलाया, विजुअलाइजेशन के द्वारा चलाया एंड द प्रिंट मीडिया यानी अखबारों में इश्तिहार वगैरह निकल आए, पत्रिका वगैरह में ये चीजें बताई गई हैं, सारी चीजें। ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या है कि बुक्स वगैरह में भी ये चीजें जोड़ दिए हैं, है ना, स्टडी मटेरियल में भी ये चीजें जोड़ दिए हैं। ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, जो हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें जोड़ दी गई हैं ताकि क्या हो सके, लोग जागरूक हो सकें उस चीज के बारे में। ठीक है ना। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल agencies have taken
वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है ना। चाहे गवर्नमेंट वाली बात हो, चाहे एनजीओ वाली बात हो, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल है ना ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एनजीओ द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वो कभी एड्स के लिए रैलियां निकलती हैं, तो वो रैलियां क्या दिखाती हैं कि भाई एड्स क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इससे बचना कैसे है, क्या है, चलता है ना, वो रैलियां निकाली जाती हैं। तो वो सारी की सारी अवेयरनेस भारत सरकार के द्वारा या फिर एनजीओ के द्वारा चलाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाने लग गया है ना। शुड बी encouraged to providing the right information to the young so as the discourage children from the belief in the myth and having misconceptions about sex related aspect, ठीक है ना। यानी कि बच्चों को इसके बारे में बताया गया कि रिप्रोडक्टिवली किस तरह से फिट रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये अवेयरनेस बच्चों के अंदर डाली गई तो जो इमेच्योरिटी में, जैसे बोल रहे थे ना कि भाई हम प्रेगनेंसी ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो जा रही थी, है ना, अगर बच्चों को ये इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, यंग जनरेशन को इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आई बात समझ में कि किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, किस तरह से क्या चीजें हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताया गया ये चीजें, ठीक है ना। तो इससे भी क्या हुई, पॉपुलेशन साइज रुकी, ठीक है। या फिर बीमारियों के बारे में बताया गया, आई बात समझ में कि भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किस तरह से होती है, क्या किन किन चीजों की वजह से होती है, तो वो सारा नॉलेज बच्चों को बताया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन प्रॉब्लम से धीरे धीरे निपटा गया है, ठीक है ना। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है। सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कि किस तरह से हमें साफ सफाई से रहना चाहिए और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना चाहिए, ठीक है ना। उस सारी चीजों के बारे में बताया गया, जैसे एड्स वगैरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें अपने पास बताई गई है, सारी की सारी की सिलेबस के साथ भी जोड़ी गई है ये चीजें। इतनी बातें समझ में आई हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे यहां पर जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कुछ औरतें का यहां पर डायग्राम वगैरह दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई क्रिस, यहां पर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू द पीपल विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसटीडी, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए, प्रेगनेंसी के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, एंड इनफर्टिलिटी एंड स्पेशली इन विलेज एरिया, यानी कि गांव के लोगों को इनके बारे में ज्यादातर पता नहीं था, ठीक है। तो गांव के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करवाया गया इस चीज के बारे में, ठीक है ना, इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ठीक है, इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी मतलब जो फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, ठीक है ना, उसके बारे में बताया जाए, गांवाड़ी एरिया में ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। पोलियो वाले को घर घर गांव गांव भेजा गया भारत सरकार के द्वारा, जाते हैं ना, तो ये चीजें हैं ना। एंड स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंटेसिस कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना उसको सिरिंज पे लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या लेते हैं, सिरिंज पे लेते हैं, और उससे क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, सेक्स के डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि मेल है फीमेल है, उस तरह से सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। जो बेबी है ना वहां पर ग्रोथ कर रहा है फीटस जो, तो उसका उस फीटस का सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, तो एमनियोसेंटेसिस मेथड के द्वारा कराया जाता है। सिरिंज में एमनियोटिक फ्लूइड निकाल दिया, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जब सिरिंज में निकाल दिया तो उससे पता चलता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी पता चलता है कि कोई एसटीडी ऐसे तो नहीं आ रहा कि जेनेटिकली कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बच्चे में आ गई हो, ठीक है, मदर से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी होने वाले चाइल्ड में आ गई हो, ठीक है, या फिर कोई भी जो डिजीज वहां पर आ सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर वहां पर पेरेंट्स से बच्चे में आ रहे हैं, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर ना आए, वो सारी चीजें पता कर सकते हैं हम किससे, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस से। सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने क्या कर रखा है, सेक्स डिटरमिनेशन को बैन कर रखा है, बोला केवल सेक्स डिटरमाइन नहीं। तो हम बात कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस
एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस को बैन नहीं करा। एमनियोसेंटेसिस किसके लिए बैन करा भारत सरकार ने? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन करा। बाकी तो और चीजें कर सकते हैं ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं आ रही बच्चे के अंदर उससे, उसकी मां से, ठीक है ना, तो वो चीजें कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या कर दिया भारत सरकार ने? बैन कर दिया। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे थे, जैसे फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन करके क्या हो रहा था, फीमेल फिटिसाइड रेट बढ़ जा रहा था, है ना, कि फीमेल को मार दे रहे थे। किसी को पता चल रहा कि भाई उसकी उनकी बेटी होने वाली है तो उस बेटी का मार दिया, उसको फीमेल फिटिसाइड्स कहते हैं ना, तो वो चीजें कर दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, सेक्स रेशियो गड़बड़ा जा रहा था, है ना, कि मान लीजिए फीमेल को, अगर फीमेल बच्चा पैदा होने वाला है और उसी को मार दो, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, फीमेल की संख्या डाउन हो जाएगी, मेल हो जाएंगे, तो सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आई बात समझ में? और आगे फिर वो देश क्या नहीं कर पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर मेल रहेंगे तो फिर आगे, जब तक मेल रहेंगे तभी तक देश रहे, उसके बाद वो मेल मर गए तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोड्यूस नहीं होगी। ये बात समझ में? ठीक है, तो फिर क्या होगा, ग्रोथ भी देश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को हमने याद रखना है, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, हाँ। नेक्स्ट है अपने पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, कि पॉपुलेशन किस तरह से एक्सप्लोजन्स हो रहा है। ठीक है, किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये देखो इस तरह से भीड़, बिल्कुल, है ना, पलटन बाजार चल जाओ पता चल जाएगा भीड़ का, है ना, घिस के चलते हैं वहां संडे को, है ना। तो जब इतनी ज्यादा भीड़ है और रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड, तब एक दूसरे के अंदर क्या है, मारामारी है ना, जीने के लिए फिर मारामारी चल जाते हैं। देखो अगर बात करें यहां पर, इसको देख लेना, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू द इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज। एक बात यहां सुना, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, उसका कारण क्या कर दिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट बढ़ा दिया गया है। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू द इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विद द बेटर लिविंग कंडीशंस। यानी कि कहने का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट देके जो मरने वाला उसको भी बचाया जा रहा है, आईसीयू में रखा जा रहा है, आईसीयू से फिर बचा के ला रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों से जो पहले लोग मर जाते थे, अब वो छोटी छोटी बीमारियां हो नहीं रही हैं, तो फिर जी रहे हैं वो अच्छे खासा। आई बात समझ में? ठीक है, उस बेटर से बेटर फैसिलिटीज में लोग रह रहे हैं। ठीक है, पहले ठंड से मर जाते थे, अब ठंड की वजह से कम मर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए फैसिलिटीज हो रही है, दे रही है सरकार। ठीक है, दूसरी बात क्या, मेडिकल फैसिलिटीज अगर मिल रही हैं तो जो मरने वाला भी रहे, मरते मरते भी क्या हो रहा है, वो बच जा रहा है। ठीक है, बुढ़ा भी हो गया, बुढ़ा भी क्या हो रहा है, जिंदा ही है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है इस वजह से क्या हो सकता है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन इन द ईयर 2000 में अगर बात करें तो लगभग 1 बिलियन, ठीक 1 बिलियन जो है पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, है ना। अब देखो पॉपुलेशन साइज बढ़ने का यानी पॉपुलेशन ग्रोथ होने का क्या क्या कारण है, कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, क्या कॉजेस हैं, क्या कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स के। तो सबसे पहले देखना, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी कि जो माएँ बच्चे देते हुए मर जा रही थी, प्रेगनेंसी में मर जा रही थी, अब वो नहीं मर रही है। क्यों? क्योंकि हमें क्या कर दिया, एक तो एज को बढ़ा दिया, शादी की डेट बढ़ा दी है ना, शादी की जो एज है उसको बढ़ा दिया, फीमेल की 18 साल कर दी और मेल का 21 साल कर दिया। ठीक है, तो अब उसकी मदर क्या होगी, बच्चे देते देते मर नहीं रही है, प्रेगनेंसी वाली मदर मर नहीं रही है। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो गया, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो गया तो ग्रोथ बढ़ेगी ना उस वजह से। दूसरी बात, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, इन्फेंट मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मर नहीं रहे या कम मर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। आई बात समझ में? तो इस वजह से जनसंख्या में सबसे पहला कारण ये है कि भाई MMR और IMR ये हो गई है लो, ये मोर्टिलिटी रेट क्या हो गई, कम। मर अगर कम रहे तो अपने आप ही पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज मेथड, है ना, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज,
जो रिप्रोडक्शन वाली एज है ना, उसमें क्या हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन वाली एज में अगर बहुत सारे लोग होंगे तो वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे, और वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब है कि इस चीज को हैंडल कैसे करें, ठीक है। यहां पर है मेथड टू टैकल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोका जाए, कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल करें उस चीज को। तो वो कुछ यहां पर चीजें बता रखी है। भारत सरकार ने क्या करा है, सबसे पहले स्टैच्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल 18 साल, फीमेल की एज क्या कर दी है, 18 साल कर दी है, ठीक है। जो पहले 12-13 साल 14-15 साल में ही क्या होती थी, बच्चे दे रही थी। तुमने भी सुना होगा दादी की शादी या फिर परदादी की शादी, है ना। दादी की शादी मान लीजिए 12 साल में हो गया, है ना, 13-14 साल में हो गए, ठीक है। फिर दादी की शादी अगर 13-14 साल में हुई है तो फिर बाप पैदा हो गया 15-16 साल में, ऐसा कुछ, है ना। जब दादी, अगर मान लीजिए मेरी दादी है और उसकी शादी 13 साल में हो गई तो मेरा बाप कब पैदा होगा, 14-15 साल में। जब दादी 14-15 साल की होगी तब पैदा होगा। आई बात समझ में। तो ये चीजें हैं, कहने का मतलब है कि 13-14 साल से अगर शादियां करवाने लग जाए, फिर पैदा होने लग जाएगी, तो इस वजह से भी क्या होगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा। तो अब उस एज को ही क्या कर दिया, पीछे कर दिया, ताकि क्या हो सके, एक तो पहले कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और दूसरा क्या सब पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जा सकता है। और दूसरा फीमेल की जो एज है वो क्या कर गई, 18 साल शादी की, और मेल की एज क्या कर दी गई है शादी की, 21 साल, ठीक है ना। इस बात को याद रखना तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेंटिव गिव्स टू कपल्स विद द स्मॉल फैमिली टू टैकल दिस प्रॉब्लम, कि फिर उन कपल को या फिर उन कपल को ये चीजें बताया गया, ये चीजें समझाई गई, ठीक, कि भाई छोटी फैमिली रहनी चाहिए, स्मॉल फैमिली रहनी चाहिए, हम दो हमारे दो वाली बात या फिर हम दो हमारे एक वाली बात, इस तरह से लोगों को समझाया गया, कपल्स को समझाया गया। आई बात समझ में, स्लोगन के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग वन चाइल्ड नॉर्म सो दैट द फैमिली डज नॉट बिकम्स टू लार्ज। क्या बोला कि भाई एक ही बच्चे को अडॉप्ट करो या फिर एक ही बच्चे को पालो, जिसकी वजह से फिर पॉपुलेशन ज्यादा ही ज्यादा ना बढ़े। आई बात समझ में। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रमोटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सो दैट एवरीवन बिकम्स अवेयर ऑफ देयर यूजेस, ठीक है ना, कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताया गया, ठीक है, ताकि उनका यूज करते हुए क्या कर सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, बर्थ कंट्रोल को हम कॉन्ट्रासेप्टिव बोले, ताकि बर्थ ना हो। बाकी जो चीजें करनी है करो, लेकिन ज्यादा पैदा मत करो, पैदा मत होने दो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताए गए, जैसे कॉन्डोम्स हो गया, आगे भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने पास यहां पर कंप्लीट होती हैं। इसमें कोई डाउट है, जितनी भी चीजें हमने अभी पढ़ी हैं इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, ये सारी चीजें है, कोई डाउट तो पूछ लो। ये पूरा का पूरा इसको नोट भी करना है अच्छे से, ठीक है ना। ये देख लीजिए अगर कोई डाउट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, कोई भी डाउट है, ठीक है। ये चीजें इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। सबसे पहले हमारे पास ये हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया, फिर प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था, फिर स्ट्रेटजीज के बारे में, ये स्ट्रेटजीज के बारे में जो भारत सरकार ने स्ट्रेटजीज अपनाई, ठीक है, उसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चल गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1951 में भारत सरकार ने ये क्वेश्चन भी आता है। RCH के बारे में भी भारत सरकार ने सबसे पहले बताया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है, अवेयरनेस वगैरह फैलाई गई है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों के बीच, ये सारे स्ट्रेटेजीज थी, ठीक है। STD वगैरह के बारे में ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। फिर पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला है, इंक्रीज होती जा रही है ना, इस तरह से ये पॉपुलेशन पे है, पॉपुलेशन साइज में, इसमें कोई दिक्कत। फिर क्या है, कॉज ऑफ पॉपुलेशन, किस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है,
ये 2-3 पॉइंट है ना, ये 2-3 पॉइंट कॉज ऑफ पॉपुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। और फिर पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये बातें यहां पर हैं, ठीक है। यहां पर पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहां पर कंप्लीट कर दी हैं, ये चीजें हमने यहां पर कंप्लीट करी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहां पर हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने यहां पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमने ये इस लेक्चर में ये सारी चीजें कर दिया है कि भाई हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी शुरू में आ रही हैं, और फिर उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज आई गई हैं। फिर पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में हमने ये चीजें इस लेक्चर में कंप्लीट कर दी है, ठीक है।